नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल, आपका अपना शो, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सीधे तौर पर आपकी जेब, आपकी कमाई और आपके फ्यूचर से जुड़े होते हैं। यहां हम खबरों को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं ताकि आप सही फैसले ले सकें और अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। आज भी कुछ ऐसे ही अहम मुद्दों पर बात करेंगे और इन्हें समझाने के लिए हमारे साथ हैं प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सिमरनजीत। चलिए तो शो में आगे बढ़ते हैं और आज किन किन मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो ये कि 8th पे कमीशन के तहत टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी कुछ नई डिमांड्स रखी हैं, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 1,34,000 रुपये कर दिया जाए। ये एक बड़ी डिमांड यहाँ पर रखी है, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि क्या ओल्ड पेंशन की घर वापसी होने वाली है। सरकार ने कुछ नियम जारी किए हैं 22 अप्रैल को ही, उसमें ओल्ड पेंशन को लेकर क्या कुछ कहा गया है, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। और फिर बात करेंगे मिथोस पर कि किस तरीके से मिथोस जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। और हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर आरबीआई और कई बड़े अधिकारियों के साथ, बैंकों के साथ मीटिंग भी की है। और आखिर में हम बातचीत करेंगे कि क्या आपके टीवी रिचार्ज और इंटरनेट पैक्स जो हैं वो महंगे होने वाले हैं। तो इन मुद्दों पर आज हम बातचीत करने वाले हैं और शो की शुरुआत करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर। तो अभी तक 8th पे कमीशन को लेकर आप जानते हैं कि कई तरीके की डिमांड आ चुकी हैं, फिर चाहे वो फिटमेंट फैक्टर की बात हो या डीए की बात हो। अब एक और डिमांड सामने आई है जिसे अगर सरकार मान ले तो बेसिक सैलरी सीधे 1,34,000 रुपये पर पहुंच सकती है। दरअसल एक टीचर्स एसोसिएशन ने 8वें वेतन आयोग में सैलरी अलाउंसेस और रिटायरमेंट फ़ायदे में बड़े बदलाव का एक प्रपोजल दिया है। इनमें सबसे बड़ी डिमांड है एंट्री लेवल टीचर्स हैं, जिन्हें लेवल 6 भी कह सकते हैं। उनकी बेसिक सैलरी 1,34,500 रुपये की जाए। वहीं लेवल 1 कर्मचारियों के लिए सैलरी 50 से 60,000 रुपये तक करने की बात इनमें कही गई है। साथ ही सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.62 से 3.83 तक करने का प्रपोजल दिया गया है। तो प्रवीण सर, आपसे जानना चाहेंगे ये जो डिमांड रखी गई है टीचर्स की तरफ से, टीचर एसोसिएशन की तरफ से कि बेसिक सैलरी जो है 1,34,000 की जाए, कितनी रियलिस्टिक लग रही है आपको ये डिमांड? आपको लग रहा है कि सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस पर कुछ फैसला लेगी? सरकार तक तो पहुंच गई। 8th पे कमीशन के पास जो मेमोरेंडम, असल में जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं या अलग अलग जो एम्प्लॉइज फेडरेशन हैं या जो दूसरे संगठन हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के, वो चूँकि अभी अपनी मांगे रखने का सिलसिला जारी है, मेमोरेंडम देने का सिलसिला जारी है। अब उसमें एक नई डिमांड जो टीचर्स एसोसिएशन है, जो केंद्र सरकार से संबद्ध स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्होंने अपनी ये बड़ी डिमांड रखी है। उनका कहना है कि जो शुरुआती लेवल है जो शिक्षकों का, वो सैलरी स्ट्रक्चर वहाँ पर, या जो बेसिक जो सैलरी है, मिनिमम सैलरी है, वो 1,34,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब सरकार के पास देखिए 8th पे कमीशन के पास तमाम तरह की डिमांड्स पहुंच रही हैं, मेमोरेंडम पहुंच रहे हैं, और उसमें जो अभी सबसे हाल जो लेटेस्ट जो एक डिमांड आई थी जिसमें 4 का जो है फिटमेंट फैक्टर मांगा गया था। तो कर्मचारी और कर्मचारी संगठन दरअसल ये चाहते हैं, जो समझ में आता है, सरकार देगी या नहीं देगी ये बहुत अलग चीज़ है। वो जो समझ में आती बात सिमरनजीत, वो ये समझ में आती है कि कर्मचारी और संगठन जो है अपनी तरफ से अपने जो डिमांड्स हैं उसमें किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। 10 साल बाद ये मौका मिल रहा है और ऐसे में अब शिक्षक जो है वो चाहते हैं कि उनकी सैलरी जो है, वो न्यूनतम सैलरी वो जो है 1,34,000 रुपये के आसपास की जाए। इसका असर क्या होगा ये महत्वपूर्ण बहुत है। अगर केंद्र सरकार के शिक्षकों की सैलरी अगर 1.25 लाख रुपए से ऊपर पहुंचती है शुरुआती लेवल पर ही, तो आप इसका असर ये मानकर चलिए कि राज्यों में जो मौजूद शिक्षक हैं वहाँ पर भी सैलरीज में बड़ा रिवीजन सरकारों को करना होगा, क्योंकि 8th पे कमीशन की जो सिफारिशें होती हैं
तकरीबन 10 का 10 राज्य सरकार उसको लागू करते हैं। और इसीलिए राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से पहले ही कह दिया था साफ तौर पे कि साहब जब आप ये सिफारिशें लेकर आएंगे उसके पहले राज्यों के साथ कंसल्टेशन जरूर किया जाए, क्योंकि जो वित्तीय बोझ केंद्र सरकार के ऊपर पड़ेगा वैसा ही वित्तीय बोझ जो है वो राज्यों के ऊपर भी पड़ेगा जी। अगर आप शिक्षकों की स्ट्रेंथ को देखेंगे तो मैं ये मानता हूँ कि पुलिस महकमे के बाद सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ किसी डिपार्टमेंट में है जी। तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती है। ख़ास तौर पर अगर आप 10th तक के या 8th तक के अगर आप शिक्षकों की तादाद को देखेंगे तो वो सबसे बड़ी तादाद बनती है एम्प्लॉयज़ का। तो इस लिहाज से ये डिमांड बहुत बड़ी है और शिक्षकों की जो पे स्केल है वहाँ और उनके जीवन स्तर में भी सब्सिक्वेंटली एक बड़ा बदलाव यहाँ से दिखाई देगा अगर ये 1.25 लाख के ऊपर या 1,34,000 की जो डिमांड की जा रही है सिमरनजीत वो मानी जाती है। तो अच्छा प्रवीण सर, इसमें जो टीचर्स ने एक और डिमांड की है कि डीए को भी बेसिक में मर्ज किया जाए, तो ये डिमांड आपको कितनी प्रैक्टिकल लग रही है और लॉन्ग टर्म में आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं सर? नहीं, ये डिमांड सारे जितने संगठन हैं तकरीबन सब संगठनों ने ये डिमांड की है कि साहब डीए को आप बेसिक के साथ आप मर्ज कीजिए। इन्होंने मांग की है कि 50% से जैसे ही ऊपर होता है आपको डीए को बेसिक में मर्ज करना चाहिए। सरकार इस बात को लेके साफ तौर पे मना कर चुकी है संसद में ही कि साहब डीए को मर्ज करने का बेसिक सैलरी में अभी हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन जितने मेमोरेंडम जितनी डिमांड्स आ रही हैं कर्मचारियों की उसमें इस बात को कहा जा रहा है। प्रैक्टिकलिटी की जहाँ तक बात है तो ये मसला वाकई एक महत्वपूर्ण विषय है कि उसमें जब आप जो डीए है या जो महंगाई का भत्ता है उसको जब आप बेसिक सैलरी से मर्ज करेंगे तो उसके बाद जब आपका फिटमेंट फैक्टर इस पे लागू होगा तो एक अच्छी खासी बढ़ोतरी वहाँ पे दिखाई देगी सैलरीज में। तो सरकार चूंकि राजी नहीं है तो मुझे लगता नहीं है कि इसको सरकार मर्ज करने का प्रस्ताव प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो इस पर सहमत होगी। जी। अच्छा, एक और चीज़ सर कि फिटमेंट फैक्टर का भी आपने जिक्र भी किया था कि हाल ही में जो प्रपोजल दिया है, मेमोरेंडम दिया है, उसमें 4 के फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी गई है और ये अलग अलग डिमांड सामने आ रही है। जैसे टीचर्स कह रहे हैं कि 3.83 तक भी रखा जाए तो ठीक है, उनका उतने में उन्होंने जो डिमांड रखी है। तो सर अगर मान लीजिए 3.83 रखते हैं या 4 का फिटमेंट फैक्टर रखते हैं, इससे सरकार पर जो फाइनेंशियल बर्डन है वो सर कितना एक्सपेक्टेड है कि इतना फाइनेंशियल बर्डन सरकार के ऊपर पड़ सकता है? नहीं, सरकार पे देखिए जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा सरकार का फाइनेंशियल बर्डन उतना बढ़ेगा और लाखों करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ने की संभावना है और बोझ पड़ना तय भी है, क्योंकि आप इस साल नहीं 2027 में नहीं तो 2028 में आपको ये सिफारिशें लागू करनी है। तो सरकार के खजाने पर बर्डन बढ़ेगा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, क्योंकि सरकार ये पैसा लोगों के हाथों में देगी। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो या तो मिडिल क्लास में आते हैं या अपर मिडिल क्लास में आते हैं, तो ये सीधा पैसा इन परिवारों के हाउस होल्ड के हाथों में जाएगा और वहाँ से देश की पूरी जो कंजम्पशन स्टोरी है या जो ग्रोथ स्टोरी है उसको एक बड़ा थ्रस्ट यहाँ से जो है मिलेगा। तो सरकार के खजाने पर बोझ जरूर है, लेकिन ये घूम फिर के पैसा जो है वो कंपनियों और तमाम लोगों के हाथों में ही पहुँचेगा। तो इकोनॉमी को आपको बचाने के लिए, या बचाने का शब्द अगर ना यूज़ करें, रफ्तार देने के लिए और अनसर्टेन जिस तरह की दुनिया में हम हैं उसमें ये पैसा लाखों करोड़ रुपए जाहिर तौर पर आएगा, वो पैसा काफ़ी मददगार साबित होगा। सिमरनजीत, प्रवीण सर, एक अगर कंक्लूजन निकाला जाए, अगर जो अभी जिस तरीके की स्थिति चल रही है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन की हम बात करें, देश की बात करें, सरकार इस कंडीशन में है कि वो डिमांड्स को मान सके? आपको लग रहा है कि सरकार उस स्थिति में फ़िलहाल है? सिमरनजीत, देखिए ऐसा है कि सरकार ने जब इसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किए थे तो उसमें सबसे पहली बात ही ये थी कि आयोग के लिए, चूंकि उनके कामकाज के दायरे को सरकार ने फिक्स किया था टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, उसमें साफ तौर पे सरकार ने इस बात को मेंशन किया था कि आपको देश के आर्थिक हालात का ख्याल रखना होगा या उसको देखते हुए अपनी सिफारिशें देनी होंगी। तो सरकार ने तो अपनी तरफ से चीज़ें पहले ही फिक्स कर दी थी।
और सरकार कोशिश भी यही करेगी कि एक इस तरह का जो सैलरी हाइक दिया जाए जिससे कि इकोनॉमी पर बर्डन भी ना पड़े, यानी खजाने पर बर्डन ना पड़े सरकार को, कहीं से बाहर से बोरो करने या इस तरह की स्थितियां ना पैदा हों, और कर्मचारी भी नाखुश ना हो। तो सरकार के सामने या 8th पे कमीशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि उसको एक बैलेंस बनाना है जहां दोनों पक्ष जो है वो संतुष्ट हों, सरकार का खजाना भी प्रभावित ना हो और कर्मचारी भी ये ना कहें बाद में कि साहब 10 साल बाद जब आपने दिया तो ऐसा हाइक नहीं दिया जिससे कि उनको उनके घर को चलाने में कुछ ज़्यादा अच्छी मदद मिल पाती। ओके, चलिए प्रवीण सर, अब देखना होगा डिमांड्स हैं, सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी डिमांड्स तो रख रही हैं। अब देखना ये होगा कि 8वां वेतन आयोग इन डिमांड्स को किस तरीके से लेता है, किन डिमांड को माना जाता है, किस तरीके से उसे लागू किया जाता है, ये उसी वक्त पता चलेगा। तो अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का, और अगली खबर हमारी जुड़ी है ओल्ड पेंशन से। दरअसल कहा जा रहा है कि क्या ओल्ड पेंशन की घर वापसी हो रही है, क्या ओल्ड पेंशन दोबारा से अस्तित्व में आ रही है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 22 अप्रैल 2026 को, यानी कि कुछ दिन पहले ही, केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक एनपीएस के दौर में भी पुरानी पेंशन का ऑप्शन अभी भी मौजूद है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा फॉर्म 1 जारी किया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2004 के बाद भर्ती हुए अधिकारियों कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन मिल सकता है। पेंशन नियमों का नया गणित क्या कहता है, ये प्रवीण सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सरकार ने नए नियम जारी किए हैं ये क्या है, और अगर ये ओल्ड पेंशन सिस्टम जो वापस आ रहा है तो किसको फ़ायदा इसका मिलता हुआ नज़र आएगा सर। देखिए, 2-3 चीज़ें यहाँ बहुत स्पष्ट करनी ज़रूरी है। जो सरकार का गजट नोटिफिकेशन आया है वो सभी कर्मचारियों के लिए नहीं है, केंद्र सरकार के सब कर्मचारियों के लिए ये नोटिफिकेशन नहीं है कि उन पर ये लागू होता है। ये आईपीएस, आईएएस और आईएफएस कर्मचारी जो अधिकारी हैं तबका, चूँकि वो एक ख़ास तौर पर रिस्क वाली एनवायरनमेंट में काम करते हैं, उनके लिए वल्नरेबिलिटी ज़्यादा होती है जॉब से जुड़ी हुई, तो ऐसे में उनके परिवारों को सुरक्षा देने के लिए एक ये नियम लाया गया है जिसके तहत जो आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अफसर हैं इनको इनकी जो अगर ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है, उसके बाद काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपको पुरानी पेंशन के फ़ायदे परिवार को जो है वो दिए जाएंगे। तो रूल नंबर जो 10 है उसके तहत जो है इसको प्रोवाइड किया गया है। ओके, चलिए सर, एक चीज़ और कि जिस तरीके से अभी सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया, और सभी के लिए नहीं, कुछ खास क्षेत्र के जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में एक बार फिर से पूरे तरीके से ये रास्ता खुलता हुआ नज़र आ सकता है ओल्ड पेंशन वाला? क्योंकि डिमांड तो सर इसकी, आप जानते हैं कि डिमांड तो इसकी की जा रही है कि ओल्ड पेंशन वाला जो है वो सिस्टम वापस लाया जाए। आपको लग रहा है कि सरकार कुछ इसमें आगे और बढ़ सकती है, कुछ और कदम उठा सकती है इसके लिए? नहीं, तो देखिए, जितने कर्मचारी संगठन हैं, जितने बड़े लेवल पर कर्मचारी जो हैं वो इस बात की लगातार डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमको न तो एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए। यूपीएस पिछले साल के आखिर में उसका जो डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई, और उसके बावजूद उसमें बहुत कम पार्टिसिपेशन वहाँ पे दिखाई दिया। बिल्कुल नॉमिनल जो है वो पार्टिसिपेशन केंद्र सरकार के कर्मचारियों का दिखाई दिया। अब ऐसे में सवाल इस बात का बार बार पैदा हो रहा है कि जब सरकार जिस बड़ी फैनफेयर के साथ जिस स्कीम को लेकर आई थी, यूपीएस को लेकर आई थी सिमरनजीत, वो जब उतना अच्छा रिस्पॉन्स उसको नहीं मिला, तो क्या सरकार को अब पुरानी पेंशन लेकर नहीं आना चाहिए? और इसी चीज़ को तमाम जो कर्मचारी हैं और कर्मचारी के संगठन हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि साहब आपकी यूपीएस तो फेल हो गई, अब पुरानी पेंशन से कम पर काम चलेगा नहीं, एनपीएस को हटाइए और ओपीएस को लेकर आइए। लेकिन ये जो है एक सिलेक्टेड तबके के लिए चूँकि जारी की गई है, सरकार संसद में भी इस बात को कई बार दोहरा चुकी है कि साहब हम जो है पुरानी पेंशन को लेकर आने की स्थिति में नहीं है।
मुझे लगता नहीं कि सरकार इसको लेकर आएगी। लेकिन यूपीएस में जिस तरह 2-3 बार बदलाव जो किए गए बार बार, और तकरीबन उसको पुरानी पेंशन के आसपास लेकर आया गया, ऐसे में कर्मचारी बार बार इस बात की डिमांड करें कि साहब जब आप उसको बिल्कुल आसपास ही लेकर आ गए तो थोड़ा सा और उसमें बदलाव कर दीजिए, पुरानी पेंशन को ही लेकर आइए। लेकिन खजाने पर बोझ इतना ज़्यादा उसका हो सकता है, जिसको देखते हुए सरकार उसको लाने के मूड में यहाँ पे दिखाई नहीं देती। ओके अभी हम सर टीचर्स की बात कर रहे थे। जो टीचर्स ने अपना प्रपोजल रखा है, उन्होंने भी उस प्रपोजल के अंदर यही डिमांड की है कि जो ओल्ड पेंशन है इसे वापस लाया जाए, ताकि जो रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स पेंशन उनको मिल सके। अब सर आपको क्या लगता है कि एनपीएस वर्सेस ओपीएस का अगर हम देखें, एक कंपैरिजन करके देखें, तो एक परिवार के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प आपको दोनों में से क्या लग रहा है, एनपीएस या फिर ओपीएस? नहीं, देखिए ओपीएस को जाहिर तौर पर सरकार का जो है कंट्रीब्यूशन है, सरकार उसमें देती है। ओपीएस तो सबकी पहली पसंद जो है वो कर्मचारियों के लिए रही। सरकारों पे बर्डन बहुत था, इसलिए सरकारों ने उसको 2004 में सरकार ने उसको उससे पल्ला झाड़ लिया और कहा कि जो आप जमा करेंगे उसी पैसे से आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन देखिए बड़ी तादाद में केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, उनके कर्मचारी हैं, उनके कर्मचारियों के साथ उनके परिवारों की मौजूदगी है, परिवार साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को जब सोशल सिक्योरिटी नेट की हम बात करते हैं तो सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए जहां पर कि परिवारों के हित सुरक्षित रहे, परिवारों की सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित की जा सके। और ये मसला सिर्फ सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, ये मसला असल में इसका व्यापक रूप है, जो कि आपका फिर प्राइवेट सेक्टर में भी या उसमें अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर हैं, कामगार हैं, उनको भी इस दायरे में किस तरह से लाया जा सकता है। ये सरकार की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस पर सरकार को देखना चाहिए कि साहब 60 के बाद किसी व्यक्ति का जीवन कैसे चलेगा या उसके परिवार का जीवन कैसे चलेगा, एक सम्मानजनक तरीके से उसकी व्यवस्था कैसे पुख्ता की जा सकती है। अच्छा प्रवीण सर, एक तबका ये है जो कह रहा है कि जो ये आईएएस आईपीएस के लिए ओपीएस का जो ये दोबारा से रास्ता खोला गया है, इससे जो है सरकार पर एक फाइनेंशियल रिस्क भी बन जाएगा। ये क्या मसला है सर, इसको भी थोड़ा सा आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, फाइनेंशियल रिस्क किस तरह का सरकार पे पैदा होगा? सरकार पे कुछ फाइनेंशियल बर्डन टाइप की चीजें तो जाहिर तौर पर सरकार के ऊपर बनेगा और उसमें कुछ नियम भी हैं कि मतलब आपको जब आप नौकरी ज्वाइन करते हैं तभी आपको 2 विकल्पों में से एक विकल्प को चुनना होगा, एनपीएस या ओपीएस का। 15 साल तक की ड्यूरेशन के लिए अगर आप विकल्प नहीं भी चुनते हैं तब भी 15 साल की ड्यूरेशन के लिए आपको पुरानी पेंशन वाली व्यवस्था रहेगी। उस ड्यूरेशन में अगर जो सरकारी अफसर है उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उनके परिवार को पुरानी पेंशन के नियमों के तहत जो फायदे हैं वो वहाँ पे दिए जाएंगे। ओके, चलिए ठीक है सर, अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का, और ये भी आपसे और आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से नए खतरे भी सामने आ रहे हैं। और अब आरबीआई की चिंता का एक नया कारण बना है एक एडवांस एआई मॉडल मिथोस। कहा जा रहा है कि ये टेक्निक इतनी पावरफुल है कि सॉफ्टवेयर की कमज़ोरियों को इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से ढूंढ सकती है और उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और इससे जो करोड़ों अकाउंट्स हैं, जो खाता धारक हैं, उन पर भी एक बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। और इसे लेकर कुछ दिन पहले ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक मीटिंग भी बुलाई थी और अब आरबीआई और सरकार दोनों हाई अलर्ट पर हैं। तो प्रवीण सर, ये आखिर ये मिथोस क्या है जिसने सरकार के माथे पे पसीना ला दिया है? फाइनेंस मिनिस्टर खुद मीटिंग करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा और जितनी भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन पर बातचीत होना दोबारा से शुरू होगी। तो क्या सर पूरा मामला है ये? नहीं, देखिए केवल और केवल भारत सरकार नहीं सिमरनजीत, पूरी दुनिया की सरकारें इस वक्त बहुत बेचैनी है, पूरी दुनिया भर में खलबली इस वक्त मची हुई है। और जैसा आप बता रहे हैं कि एंथ्रोपिक जो कंपनी है उसका एआई मॉडल है माइथोस, क्लाउड माइथोस करके, वो एक एआई मॉडल है जो कि जो सॉफ्टवेयर्स में वल्नरेबिलिटीज़ मौजूद हैं, जो गैप्स मौजूद हैं उनकी साइबर सिक्योरिटी में, उन गैप्स को तलाशता है
और उन गैप्स में यानी एक तरह का आपका जो साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, नेट है, उसमें वो उन चीज़ों को ढूंढता है कि कहाँ से वो उसमें दखल दे सकता है, ब्रीच कैसे कर सकता है, और इसके जरिए सिस्टम में सेंध लगाई जा सकती है। अब भारत के साथ क्या है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम्स में एक तरह से माना जाए तो दो लेयर बनी हुई है। एक तो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर बैंकों का है, उसके ऊपर नया डिजिटल जो साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल पूरा का ताना बाना बना हुआ है। माना ये जा रहा है कि ये सिस्टम वल्नरेबल है, ये सिस्टम जोखिम भरा है माइथोस जैसे किसी भी एआई मॉडल के लिए। फ़िलहाल तो एक इकलौता माइथोस ही मौजूद है जो इस तरह की जोखिम पैदा कर रहा है। अब समस्या इस बात से है कि जो हैकर काम करते थे पहले के या अब तक के, वो मैनुअल इस काम को करते थे कि किसी बैंकिंग सिस्टम में सेंध लगाई, हैक किया और वहाँ से पैसे उड़ा लिए। ये ऑटोमेटेड तौर पर ये काम करता है माइथोस, और किसी भी जो सिस्टम है उसकी कमजोरी, उसकी वीकनेस को ये खुद तलाशता है और ये सारा काम विद इन सेकेंड्स हो जाता है। बड़े से बड़े जो आपके लार्ज स्केल पे जो भाई बैंकों का क्या है, बैंकों का पूरा लार्ज स्केल पे नेटवर्किंग है, उसमें करोड़ों आपके खाता धारक हैं और करोड़ों अरबों रुपए उसमें पड़ा हुआ है। तो ये विद इन सेकेंड्स इन पूरे के पूरे जो सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है पूरा, उसकी जो साइबर सिक्योरिटी है, उस सबको ये तहस नहस कर सकता है और आपके खातों तक पहुंच सकता है। दूसरा बड़ा जो जोखिम है इसके साथ, जिसको लेके रिजर्व बैंक और सरकार दोनों बहुत परेशान है, वो चीज़ ये है कि बैंकिंग सिस्टम में अगर एक बार सेंध लगती है तो दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ बैंकों तक सेंध रही है जी। वो आपके बैंक अकाउंट से लेकर आपके इन्वेस्टमेंट और आपके कैपिटल मार्केट्स, पूरा का पूरा जो आपका फाइनेंशियल जो सेटअप है, उस सब को जोखिम में डाल देता है। तो ऐसा नहीं है कि आपके केवल और केवल खाते जोखिम में आएंगे या खातों के साथ रिस्क है, ये आपके म्यूचुअल फंड, एसआईपी, आपके स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ों पर ये बड़ा एक जोखिम पैदा कर सकता है। और न केवल आम लोगों के लिए कर सकता है, सरकार के लिए भी कर सकता है, क्योंकि सरकार का पैसा भी आखिरकार पार्क तो बैंकों में ही है। तो रिजर्व बैंक और आरबीआई, रिजर्व बैंक और सरकार दोनों इस वक्त परेशान हैं। सरकार ने एंथ्रोपिक के साथ संपर्क किया, उनके जो अफसर है उनसे इस पे पूरा क्लैरिफिकेशन मांगा, और दुनिया भर की सरकारें इस बात की पड़ताल कर रही हैं कि साहब अपने सिस्टम्स को बचाए कैसे जाए। बिल्कुल। अब जो देश का जो साइबर सिक्योरिटी पूरा नेटवर्क को जो संभालती है सर्ट इन करके, वो उन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी है, और वो गाइडलाइन सारी कंपनियों के लिए जारी की है, क्योंकि केवल और केवल बैंक शामिल नहीं है। ये कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी की साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच कर सकता है। तो ये इस वक्त एआई का दुनिया का के सामने सबसे बड़ा खतरा दरअसल अपने पैसों को किस तरह से बचाया जाए उसको लेके, और भारत के लिए भी यही है, क्योंकि भारत के जो बैंक है उनका जो लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर जो माना जा रहा है, वो इस पूरे खतरे के लिए काफ़ी जो है वो वल्नरेबल है। तो सर एक चीज़ है कि जो आम लोगों का पैसा जमा है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में है, चाहे उन्होंने एफडी कर रखी है या म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी कुछ भी है, उनका जो पैसा है वो किस तरीके से बचाए सर? क्योंकि एक तरफ अब एआई का खतरा है, वहाँ से फ्रॉड हो सकता है, दूसरी तरफ जो बैंकों के खुद के अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इन मामलों में शामिल हैं, तो इसमें फंस जो रहा है वो आम ग्राहक ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, लेकिन अब समस्या इस बात की, ये बात सही आपकी कि साहब न केवल एआई बल्कि बैंक खुद और बैंक के अफसर खुद कई मामलों में शामिल दिखाई देते हैं। लेकिन अब समस्या इस बात की सिमरनजीत कि आखिर लोग जाएंगे कहाँ? डिपॉजिटर्स या कस्टमर, बैंक के खाता धारक, मेरे आपके जैसे लोग, हम लोगों के पास ऑप्शन आखिर क्या है? आप क्या हमेशा कैश रखेंगे? और ख़ास तौर पर ऐसे टाइम पे जबकि पूरी की पूरी इकोनॉमी डिजिटल हो रही है। बिल्कुल। आपका हर ट्रांजैक्शन, या मैं ये कहूँगा कि 10 में से 9 ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो आप ऑनलाइन करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि केवल अब मेट्रो तक सीमित रह गया, आप छोटे शहरों में चले जाइए, सारी जगहों पे अब यही दिखाई देता है। बिल्कुल। तो लोग जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हुआ है आपके पूरे के पूरे फाइनेंसिंग उसका, ट्रांजैक्शंस का, वो एक बड़ा खतरा दरअसल अब आपके सामने पैदा हो गया है।
जितना मॉडर्न हुए हैं आपके सामने खतरा उतना बढ़ गया है। कैश आप घर पे रख नहीं सकते। तो सर इसको ये भी मान सकते हैं कि फ्यूचर में एआई वर्सेस एआई होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तरफ से एआई अटैक कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में भी एआई आ ही रहा है, उससे भी सुरक्षा कहीं ना कहीं वो पुख्ता करने की बात कर रहे हैं। तो ये एआई वर्सेस एआई फ्यूचर में हम देखने वाले हैं क्या? बिल्कुल एआई वर्सेस एआई हो सकता है, क्योंकि इस तरह के जो मॉडल हैं जो लार्ज स्केल पे आपको सिस्टम को ब्रीच करने की हैसियत, तो वो भी विद इन सेकेंड्स रखते हैं, जिसको आप जब तक पता लगाएंगे तब तक तो आपका पूरा सिस्टम ब्रीच हो चुका होगा। उसको रोकने का उपाय मैनुअल नहीं हो सकता सिमरनजीत। उसको रोकने का उपाय आपको इसी तरह के लार्ज एआई मॉडल बनाने होंगे। लेकिन फिर ये देखना होगा कि क्या वो एआई मॉडल जो आप तैयार करेंगे साइबर सिक्योरिटी का, क्या उसमें ब्रीच नहीं हो सकता। तो दुनिया के सामने दरअसल केवल ईरान और अमेरिका और इजराइल वाली जंग बड़ा खतरा नहीं है। इस वक्त खतरा एक आम आदमी के घर तक पहुंच गया है, उसके खाते उसकी जेब तक पहुंच गया। और यहाँ सबसे बड़ा संकट, अभी लोगों को इस बात की ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन सरकार चूंकि चौकन्नी है, आरबीआई पूरी तरह से चौकन्ना है, किस तरह से बचा जाए इसके उपाय सोचे जाने लगे हैं। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि लोगों के पैसे के सामने, सरकार के खुद के पैसे के सामने इस वक्त एक बड़ा खतरा खड़ा हुआ है। तो सर इससे कहीं ना कहीं हम फिर ये भी कह सकते हैं कि जो डिजिटल बैंकिंग है उस पर लोगों का भरोसा कम हो सकता है, और फिर जो डिजिटल बैंकिंग की जो ग्रोथ हम देखते हैं। आप डिजिटल बैंकिंग करें ना करें जी, बैंक तो आपस में डिजिटली कनेक्टेड हैं। तो जब आपकी पूरी की पूरी कनेक्टिविटी इंटरनेट और एआई के थ्रू, कोर बैंकिंग और बाकी सारी चीज़ें जो बैंकों के हैं, भले आप ट्रांजैक्शन नहीं करें, मैं ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ना करूं, लेकिन आपका सारा पैसा तो सॉफ्टवेयर और इसके जरिए उसकी मॉनिटरिंग है बैंकों के जरिए। तो अगर वहाँ सिस्टम में ब्रीच हो जाता है तो आपके खाते ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाएंगे। तो समस्या इस बात की ज़्यादा बड़ी है। तो सर फिर आरबीआई या फिर सरकार है, किस तरीके का ऐसा सिस्टम आए कि रियल टाइम मॉनिटरिंग भी होती रहे, और लोग जो हैं, जो ग्राहक है बैंक के, जिनका पैसा सेविंग अकाउंट में है या किसी भी फॉर्म में एफडी में उन्होंने रखा हुआ है, उनका पैसा भी बचा रहे, उनको सुरक्षा भी मिली रहे, किस तरीके के सिस्टम की हमें मुझे लगता है कि एआई का जो ये खतरा है, इसमें फिलहाल जो है वो मैथोस जैसे मॉडल को हो सकता है, सरकारें चूँकि सीधे संपर्क कर रही हैं, इसका तोड़ या इसका उपाय या मैथोस को लॉन्च करना, उसको लेकर आने से ही रोका जा सकता है। उसको बैन किया जा सकता, हो सकता है यूएस में ही इसको लेके बैन किया जाए या इसके रेमेडीज बताए जाएं। जी, तो ये एक तरीका यहाँ पे इसका हो सकता है। चलिए सर, देखते हैं कि सरकार, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर क्या कदम उठाती है और ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ता है। अब वक्त हो गया है अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ने का। तो अगर आप भी डीटीएच यूज़र हैं या फिर दूर दराज इलाकों में इंटरनेट और कनेक्टिविटी पर डिपेंड हैं, तो ये खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। दरअसल इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने करीब 10 साल बाद सैटेलाइट बैंडविड्थ की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी की है। अब सवाल यह है कि क्या इसका असर आपके टीवी रिचार्ज या इंटरनेट खर्च पर दिखेगा, या फिर कंपनियां ये बोझ खुद ही उठाएंगी। साथ ही जब डिजिटल और ओटीटी का दौर है, तो क्या डीटीएच और सैटेलाइट सर्विसेज का पूरा मॉडल यहां पर बदलने वाला है। प्रवीण सर से इस बारे में बात करेंगे। तो सर, ये जो 10 साल बाद कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी, और इसका एक आम जो यूज़र है सर, इंटरनेट यूज़र है या डीटीएच यूज़र है, उस पर क्या असर, कितना बड़ा असर पड़ने वाला है। देखिए सिमरन जी, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो जैसा आपने बताया कि दाम जो है वो आपका जो सैटेलाइट के जरिए जो आपको बैंडविड्थ है, उसका रेट जो है वो 10 साल बाद बढ़ा, लेकिन रेट थोड़ा बहुत नहीं बढ़ा, 2-4-5% नहीं बढ़ा, सीधा का सीधा जो है 20% या 1/5 जो है वो प्राइस हाइक कर दिया गया। अब क्यों बढ़ा, इसके पीछे एक बड़ी बात यह है कि डीटीएच की चूंकि डिमांड कम हो रही है, इसलिए जो बैंडविड्थ है उसके दाम बढ़ा है। दूसरी चीज़ ये है कि एविएशन, डिफेंस और आपका मैरीटाइम जैसे जो सेक्टर्स हैं, यहाँ से जो सैटेलाइट का जो बैंडविड्थ है, इसकी डिमांड यहाँ से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये सेक्टर ज़्यादा उसकी डिमांड कर रहे हैं। और तीसरा, सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं।
तो वहाँ ज़्यादा एलोकेशन करने के लिए यहाँ पे कीमतें बढ़ाई गई हैं। दूसरा सवाल आता है कि आम यूजर पे क्या असर होगा। तो सबसे पहला सबसे बड़ा जो असर आप ये मानकर चलिए कि जो DTH के यूजर्स हैं उनके सीधे सीधे जेब पर असर पड़ सकता है, क्योंकि जो भी जो DTH के प्लेयर हैं इस वक्त इंडिया में, उनको उनके ऊपर जब बोझ बढ़ेगा तो उनको यहाँ पे प्राइस हाइक करने पड़ सकते हैं। तो आप जो DTH लगा के देख रहे हैं उस पे आपको कीमतें ज़्यादा चुकानी पड़ सकती हैं। इसका जो अप्रत्यक्ष असर है वो ये हो सकता है कि धीरे धीरे DTH चूँकि पहले से ही ऑब्सोलीट होता जा रहा है, वहाँ उसकी ज़रूरत कम होती चली जा रही, क्योंकि OTT आ गया, डेटा ड्रिवन आप एंटरटेनमेंट और कंटेंट का कंजम्पशन कर रहे हैं। वहाँ से फिर DTH धीरे धीरे अपनी उपयोगिता DTH की उपयोगिता भी खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। जो पहले से ही सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, यूजर्स कम हो रहे हैं DTH के, ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि DTH के अब फेज आउट होने या DTH के बंद होने का टाइम यहाँ से अब आता हुआ नज़र आ रहा है। सर, इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्या हम ये मान सकते हैं कि जो रिमोट एरियाज़ हैं या जो ग्रामीण एरिया हैं वहाँ पर क्या ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है इसका, या फिर सब पर एक बराबर ही असर होने वाला है? नहीं, सब पे इसका एक समान असर होगा, लेकिन इसका एक फ़ायदा दिखाई दे सकता है सैटेलाइट इंटरनेट के ज़रिए। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटकॉम है, वहाँ इसका एक फ़ायदा दिखाई दे सकता है। चाहे वनवेव हो, चाहे जियो हो, चाहे स्टारलिंक हो, ये तमाम जो कंपनियां हैं ये भारत में अपना बेस जो है अभी तक हालांकि किसी को फुल एंड फाइनल अप्रूवल नहीं मिले, लेकिन भारत में जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन शुरू होगा, जब डेटा आपको सैटेलाइट के जरिए मिलेगा, उसमें अगर ज़्यादा बैंडविड्थ अगर आपको इसरो के सैटेलाइट के जरिए मुहैया होगी तो ये इसकी रीच बढ़ने की गुंजाइश यहाँ पे दिखाई देती है। और फिर वो जो बात आप कह रहे हैं कि रूरल एरियाज़, रिमोट एरियाज़ में जो डेटा कंजम्पशन है वो बढ़ता हुआ हमको नज़र आ सकता है। DTH तो धीरे धीरे बाहर हो रहा है, तो रूरल एरियाज़ में भी DTH, अभी चूँकि DTH की मौजूदगी दिखाई देती है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में गांव देहात में भी आपको DTH की छतरियाँ नज़र नहीं आएंगी। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो सैटकॉम के जरिए जो मिलने वाला इंटरनेट है वो दरअसल आपका मुख्य जरिया हो सकता है वहाँ एंटरटेनमेंट के लिए या कंटेंट के कंजम्पशन के लिए। तो सर, एक डायरेक्ट टू मोबाइल, ये क्या कंसेप्ट है सर? ये भी आपसे यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, डायरेक्ट टू मोबाइल वाला ये क्या कंसेप्ट है? नहीं, देखिए, डायरेक्ट टू मोबाइल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको सरकार लेकर आना चाहती है। उसमें आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें कुछ हार्डवेयर में चेंजेस की बात है। ठीक है। इसके बाद आप सीधे सैटेलाइट के जरिए आपको जो फ्री चैनल हैं वो आप सीधे अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते हैं। जैसे दूरदर्शन का फ्री चैनल है, इनको आप सीधे अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और एक्सटर्नल डिवाइस की या किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। आपको डेटा की भी ज़रूरत नहीं होगी कि आपके फ़ोन में डेटा चल रहा हो या वाईफाई चल रहा हो। बिना वाईफाई, बिना डेटा यूज़ किए आप मोबाइल पर कंटेंट को देख सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है, बड़ी क्रांति है। लेकिन चूंकि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लगता है कि साहब, अगर आप सीधे मोबाइल पर बिना डेटा यूज़ किए अगर आप कंटेंट मुहैया करा देंगे तो फिर डेटा कौन खरीदेगा? बिल्कुल। रिचार्ज कौन कराएगा? जो 2 GB और 1.5 GB का जो रिचार्ज प्लान चलते हैं उनका क्या होगा? तो वहाँ फिर टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो इस अभी तकनीक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसका पायलट रन कर रही है और माना जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव आपके मोबाइल फ़ोन में किए बगैर ये टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च की जा सकती है। तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए एक इश्यू यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन कंज्यूमर्स को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है यहाँ पे। और इसके बाद सर फिर तो ये माना ही जा सकता है कि DTH जो है वो पूरे तरीके से मान लीजिए कि खत्म हो जाएगा। DTH के लिए देखिए एक रियल टाइम थ्रेट DTH के लिए दिखाई दे रहा है। आप शहरों में अगर देखते हैं तो बहुत कम घरों में आपको DTH के डिश एंटीना जो है वो नज़र आती है। ज़्यादातर लोग जो है वो कंटेंट अब OTT प्लेटफॉर्म के जरिए, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, उनको सीधा डेटा वाईफाई के जरिए, ब्रॉडबैंड के जरिए इस्तेमाल करते हैं। तो DTH के लिए एक बड़ा खतरा है। इसके बाद मुझे लगता
ऐसा मुझे लगता है कि अगले 4 से 5 साल आप जिस तरह से टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, उसमें अगले 4-5 साल जी सरवाइव कर पाना भी डीटीएच के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ओके, चलिए प्रवीण सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालकर इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो आज की बातचीत में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है कि आज की बातचीत से आपको अपने पैसे, फैसलों और फ्यूचर प्लानिंग को लेकर कुछ नई और काम की जानकारी ज़रूर मिली होगी। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मनी सेंट्रल। नमस्कार।